साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त देवदत्त मिश्रा और आप जानते हैं आप यूपीएसआई 2021 की तैयारी कर रहे हैं और आपको जो है मैं मूल विधि पढ़ा रहा हूं। मूल विधि सीरीज में यह 8वां वीडियो होने जा रहा है। 7 वीडियो में हमने समझा था, पिछले 7 वीडियो में हमने देखा था कि यूपीएसआई में मूल विधि के किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय दंड संहिता पढ़ा था, तो भारतीय दंड संहिता और कुछ प्रश्न जो है मिला करके लगभग 8 वीडियोज हो चुके हैं। वो सारे वीडियोज यूट्यूब चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध है, कोचिंग जंक्शन ऐप पर भी उपलब्ध है और www.coaching.in पर भी उपलब्ध है। आज का जो वीडियो बनने जा रहा है, आज का जो यह सीरीज है वह आधारित होगा दंड प्रक्रिया संहिता पर। दंड प्रक्रिया संहिता को अंग्रेजी में कहते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में सीआरपीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीआरपीसी। ठीक, अब अभी तक आपने क्या पढ़ा था? अभी तक आपने पढ़ा था भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता का मतलब इंडियन पीनल कोड। और भारतीय दंड संहिता में जो है जो मूलभूत बात आपने जानी वह यह थी कि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी कार्य क्या अपराध है या अपराध नहीं है। अपराध है तो कैसा अपराध है, नहीं अपराध है तो क्यों अपराध नहीं है। और आपने जाना था कि उस अपराध के लिए दंड क्या मिलेगा। ठीक, तो भारतीय दंड संहिता भारत की सीमा के भीतर और कुछ दशाओं में भारत की सीमा के बाहर भी किए गए कुछ ऐसे कार्यों को जिन्हें अपराध माना जाता है उसको परिभाषित किया गया है भारतीय दंड संहिता में, और उन अपराधों के लिए क्या दंड मिलना चाहिए उस बात का उल्लेख किया गया है दंड संहिता में। उसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया है। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता का यही तात्पर्य है कि जैसे आईपीसी में तो कोई बात लिख दिया गया कि हाँ ये कोई व्यक्ति यह कार्य कर रहा है तो अपराध है, उसको यह दंड दिया जाना चाहिए। तो अब जो है यह पूरी अपराधी को दंड दिलाने की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, कैसे कैसे प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं, पुलिस अधिकारी के पास क्या क्या क्षमताएं होती हैं, उन सब का जो वर्णन किया गया है वह वर्णन किया गया है दंड प्रक्रिया संहिता यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में। ठीक है ना। जैसे जो है इस बात को हम समझते हैं, जैसे कोई अपराध कारित हुआ, ठीक है ना, कोई क्या कारित हुआ? अपराध कारित हुआ, कोई भी क्राइम हुआ, तो उस क्राइम के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू होता है पीड़ित का, जो उस अपराध से क्या होता है? पीड़ित होता है, और दूसरा क्या होता है? अपराधी। ठीक है ना, किसी भी क्राइम के 2 पहलू होते हैं, एक पीड़ित व्यक्ति होता है और दूसरा कौन होता है? अपराधी। पीड़ित व्यक्ति और अपराधी दोनों की जांच कैसी की जाएगी, दोनों को अगर अपराधी को दंड कैसे दिलवाया जाएगा, जांच किस प्रकार से आगे बढ़ाई जाएगी, पीड़ित को न्याय कैसे दिलाया जाएगा, इन सब बातों का जो उल्लेख है, इन सब बातों की प्रक्रिया का जो उल्लेख है वही उल्लेख जो है दंड प्रक्रिया संहिता में वर्णित है। ठीक है ना। तो दंड प्रक्रिया संहिता जो है अपराध को अपराधी को अपराध की सजा दिलाने तक और पीड़ित को न्याय दिलाने तक की पूरी प्रक्रिया का वर्णन कराता है। ठीक है ना। दंड प्रक्रिया संहिता। भारतीय शब्द का उल्लेख करना ठीक नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता जो है 1973 में बनकर के पूरी हो गई थी, इसलिए इसको कहते हैं सीआरपीसी 1973। और राष्ट्रपति की स्वीकृति इसे प्राप्त हो गई थी 25 जनवरी 1974 को। जैसे आप जानते हैं कि संसद में जो भी कानून बनता है पहले वह राज्यसभा से, लोकसभा या राज्यसभा मतलब किसी भी दोनों सदन से पास होकर के, जब तक दोनों सदनों से पास नहीं होता तब तक जो है वह आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है ना।
तो किसी भी कानून को वास्तविकता के धरातल पर आने के लिए सबसे पहले जरूरी यह है कि संसद के दोनों सदनों, लोकसभा राज्यसभा से क्या हो जाए, पास हो जाए। उसके बाद भी वह कानून का रूप नहीं ले पाएगा अगर राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। राष्ट्रपति जब उस बिल पर हस्ताक्षर कर देता है तो वह बिल क्या बन जाता है, वह बिल बन जाता है कानून। तो दंड प्रक्रिया संहिता पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे 25 जनवरी 1974 को, यानी 25 जनवरी 1974 को माना जाता है कि यह दंड प्रक्रिया संहिता कानून बन गया था। लागू इसे किया गया 1 अप्रैल 1974 से, ठीक है ना। कब से लागू किया गया? 1 अप्रैल 1974 से। आप यूपीएसआई की परीक्षा देने का इरादा रखते हैं और उस परीक्षा को पास करके दरोगा बन करके जनता की सेवा करने का इरादा रखते हैं, अपराधियों को दंड दिलाने का इरादा रखते हैं, पीड़ितों को न्याय दिलाने का इरादा रखते हैं, तो आपके इन सब कार्यों के लिए आपके पास जो भी पावर आएगी वो उन सारे पावर्स कहाँ से आपको प्राप्त होते हैं? दंड प्रक्रिया संहिता से ही प्राप्त होते हैं। पुलिस को, मजिस्ट्रेट को, न्यायालय को, जितने भी मतलब इसमें जो है पक्षकार होते हैं पुलिस सिस्टम में, उन सबको पावर कहाँ से मिलता है? दंड प्रक्रिया संहिता से मिलता है, ठीक है ना। वही दंड प्रक्रिया संहिता जो 25 जनवरी 1974 में कानून का रूप लिया था, 1 अप्रैल 1974 से लागू हुआ था। इस दंड प्रक्रिया संहिता में 37 अध्याय हैं और 484 धाराएं हैं। विस्तृत रूप से 484 धाराएं हैं, जिसमें जो है एक एक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो आज का यह जो वीडियो था वह मूल रूप से यह संबंधित है कि दंड प्रक्रिया संहिता क्या होगी। फिर भी हम चाहेंगे कि दंड प्रक्रिया संहिता की 1-2 धाराओं के बारे में हम चर्चा कर लें। उसके बाद अगले वीडियोज में जो है हम दंड प्रक्रिया संहिता के एक एक धारा के बारे में, जो महत्वपूर्ण धारा है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो धारा 1 जो कहती है दंड प्रक्रिया संहिता की, उसकी अगर हेडिंग देखेंगे तो हेडिंग में लिखा गया है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो नाम तो आपने जाना क्या है, दंड प्रक्रिया संहिता। संक्षिप्त नाम क्या है? संक्षिप्त नाम है सीआरपीसी, ठीक है। यह इसका नाम हो गया, इस कानून का नाम हो गया। विस्तार की बात कर रहा है तो विस्तार इसमें जो लिखा गया है कानून में, वह लिखा गया है कि संपूर्ण भारतवर्ष सिवाय जम्मू और कश्मीर के, यह इसमें लिखा हुआ था, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि जब से जम्मू और कश्मीर के संबंध में धारा 370 को डाइल्यूट कर दिया गया, नलीफाइड कर दिया गया, तब से पूरे भारतीय क्षेत्र के लिए जो आम कानून लागू है वही कानून जो है जम्मू कश्मीर के लिए भी लागू होगा। तो यानी दंड प्रक्रिया संहिता का विस्तार अब जम्मू कश्मीर में भी हो गया है। तो सिवाय शब्द जो है अब क्या हो गया है? खत्म हो गया है। संपूर्ण भारत सहित जम्मू कश्मीर हो गया है, ठीक है ना। लेकिन यह भी ध्यान देने की बात है कि इस दंड प्रक्रिया संहिता में अध्याय 8, 10 और 11 से संबंधित उपबंध, इससे संबंधित उपबंधों के अलावा जो चैप्टर्स हैं वो नागालैंड राज्य पर और जनजाति क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे, ठीक है ना। 8, 10 और 11 इन अध्याय के अलावा जितने अध्याय इसमें दिए गए हैं उससे संबंधित कानून नागालैंड राज्य पर और जनजाति क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। अगर उन क्षेत्रों की राज्य सरकार चाहे तो राज्य सरकार को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह दंड प्रक्रिया संहिता के समस्त प्रावधानों को उन क्षेत्रों में लागू कर सकती है। लेकिन यह जो है फोर्स, मतलब दंड प्रक्रिया संहिता जो है फोर्सेबल नहीं है, बाध्य नहीं है। राज्य सरकार के ऊपर डिसीजन छोड़ दिया गया है कि वह चाहे तो जनजाति क्षेत्रों में भी सीआरपीसी की समस्त धाराएं को क्या कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। तो पहली धारा में यही बताया गया है कि इस कानून का नाम होगा दंड प्रक्रिया संहिता। इसका विस्तार अब जो है वर्तमान परिस्थितियों में संपूर्ण भारतवर्ष में है, लेकिन 8, 10, 11 चैप्टर के अलावा अन्य जो चैप्टर है वह नागालैंड राज्य पर लागू नहीं होते और कुछ विशेष जनजाति क्षेत्रों पर लागू नहीं होते।
राज्य सरकार चाहे तो उन विशेष जनजाति क्षेत्रों पर भी इसके संपूर्ण धाराओं को लागू कर सकती है। ठीक है, प्रारंभ कब हुआ? तो आपने जाना कि यह प्रारंभ हुआ है 1 अप्रैल 1974 से। कब से प्रारंभ हुआ है? 1 अप्रैल 1974 से। ठीक है, अब अगर हम धारा 2 देखें तो धारा 2 में जो है कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक है ना, सबसे पहली जो परिभाषा दी गई है वह दी गई है जमानती अपराध की। धारा 2 की उपधारा क में जमानती अपराध की परिभाषा दी गई है, जिसे बोलते हैं बेलेबल क्राइम। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? बेलेबल क्राइम, ऐसा अपराध जिसमें जमानत का प्रावधान किया गया है। मतलब अगर कोई अपराधी दंड कारित करता है तो उसे जो है जमानत मिल जाती है। ठीक है ना, ठीक, दंड मिलने तक उसको क्या मिल जाती है? जमानत मिल जाती है। और कुछ ऐसे अपराध हैं जिनमें जमानत नहीं मिलती, उन्हें क्या बोलते हैं? अजमानती अपराध बोलते हैं। ठीक है ना, आईपीसी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो है कोई भी धारा दी रहती है तो उसमें साथ साथ लिखा रहता है कि यह धारा क्या है, यह अपराध जमानती है कि नहीं है, यह अपराध संज्ञेय है कि नहीं है। ठीक है ना, तो कानून जो भी है, चाहे आईपीसी हो, चाहे आईपीसी के अलावा जो अन्य कानून हो, अन्य दंड विधान हो, उन सब में यह वर्णित रहता है कि यह जो अपराध है वह जमानती होगा कि नहीं होगा, वह संज्ञेय होगा कि नहीं होगा। तो उन्हीं के बारे में इस दंड प्रक्रिया संहिता में समझाया गया है कि जमानती अपराध ऐसा अपराध होता है जिसमें जमानत दी जा सकती है। ठीक है, पुलिस अधिकारी चाहे तो उनमें क्या कर दे? जमानत दे सकता है। ठीक है, पुलिस अधिकारी दे सकता है, न्यायालय दे सकता है। ठीक, संज्ञेय अपराध को बोलते हैं कॉग्निजेबल रिकॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉग्निजेबल क्राइम। ठीक है, कॉग्निजेबल क्राइम। देखिए, पुलिस जो है किसी व्यक्ति को 2 परिप्रेक्ष्य में गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, अगर पुलिस को गिरफ्तार करना हो किसी व्यक्ति को तो वह 2 परिप्रेक्ष्य में गिरफ्तार कर सकती है। पहला परिप्रेक्ष्य यह है कि जब न्यायालय से उसे ऐसा करने के लिए कहा गया हो, जिसको कहते हैं वारंट। क्या कहते हैं? वारंट। जब न्यायालय एक आदेश पत्र बना दे पुलिस के लिए कि जाओ इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाओ, वारंट जारी कर दे, तब पुलिस उस व्यक्ति को क्या करेगा? गिरफ्तार करके न्यायालय को समर्पित कर देगा। ठीक है ना। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करे, मतलब कुछ ऐसे विशेष प्रकार के अपराध हैं जैसे हत्या वगैरह है, जिनमें जो है पुलिस अधिकारी को यह क्षमता है, यह अधिकार दिया गया है कि ऐसे व्यक्ति को वह तत्काल क्या कर ले? गिरफ्तार कर ले। तो संज्ञेय अपराध का सीधा सा परिभाषा यह है कि ऐसे अपराध जिसमें किसी पुलिस अधिकारी को सीधे गिरफ्तार करने की क्षमता होती है, वो अपराध क्या कहलाते हैं? वो अपराध संज्ञेय अपराध कहे जाते हैं। ठीक है, इसका वर्णन धारा 2 की उपधारा ग में किया गया है। ठीक है, ग का मतलब क्या हो जाएगा? सी। क का मतलब क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, समझ में आया? और असंज्ञेय क्या होता है? नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है? नॉन कॉग्निजेबल का मतलब ये हुआ कि ऐसे अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के, बिना न्यायालय के आदेश के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार न करे, ऐसे अपराध को क्या कहा जाता है? असंज्ञेय अपराध कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है? असंज्ञेय अपराध कहा जाता है। ठीक, परिवाद का मतलब क्या होता है? एक कॉन्सेप्ट दिया गया है परिवाद। परिवाद को अगर हम अंग्रेजी में समझें तो परिवाद को बोला जाता है कंप्लेन। क्या बोला जाता है? कंप्लेन। ठीक है ना, परिवाद को क्या बोलते हैं? कंप्लेन बोलते हैं। अब कंप्लेन को जो है इतना परिभाषित क्यों किया गया है? ठीक है ना, कंप्लेन को इतना परिभाषित क्यों किया गया, इसको समझते हैं। परिवाद का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को समझ में आता है कि मेरे साथ, मतलब मेरे ऊपर कोई अपराध कारित किया गया है, तो उसके पास 2 ऑप्शन होता है। पहला जो ऑप्शन होता है वह सीधे कहाँ चला जाए? थाने पर चला जाए। ठीक है, कहाँ चला जाए?
थाने पर चला जाए और थाने पर अपनी बात बताए, तो थाने का भार साधक अधिकारी क्या करे, प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR लिख करके उसके द्वारा बताए गए या उसके ऊपर हुए अपराधों की क्या करे, जांच करे और न्यायालय को उस जांच से अवगत कराए। ठीक है ना, यही दंड की प्रक्रिया है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ जो है किसी प्रकार का अपराध कारित होता है तो वह व्यक्ति या उसके रिश्तेदार कहाँ जाते हैं, थाने जाते हैं। थाने जाकर के प्रथम सूचना देते हैं और प्रथम सूचना अंकित किया जाता है, उसे बोलते हैं FIR। फिर पुलिस का काम यह होता है कि उस FIR की जांच करके, अपराध की विवेचना करके, इन्वेस्टिगेशन करके न्यायालय को अपनी रिपोर्ट देता है, जिससे जो है न्यायालय क्या करता है, संबंधित व्यक्ति वगैरह को गिरफ्तार करके या गिरफ्तारी का दंड देता है या फिर जो भी दंड होता है दंड देता है। ठीक है ना। तो परिवाद का मतलब यह हुआ कि कोई व्यक्ति थाने पर न जाए, वह मान लीजिए चला गया कहाँ, किसी मजिस्ट्रेट के पास। कहाँ चला गया, किसी मजिस्ट्रेट के पास, मान लीजिए DM चला गया, DM के पास चला गया। DM भी क्या है, जिलाधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है ना। उसके पास जो है कोई शिकायत दर्ज करे, क्या दर्ज करे, शिकायत दर्ज करे या याचिका टाइप का दर्ज करे, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है परिवाद। क्या बोला जाता है, परिवाद बोला जाता है। ठीक है ना। या वह सीधा न्यायालय चला जाए, न्यायालय में जाकर के कोई याचिका दाखिल करे, तो इस तरह की बातों को क्या कहा जाएगा, परिवाद कहा जाएगा। ठीक है ना। ऐसी शिकायतें जिसकी सूचना जो है थाने पर न दी जा करके किसी मजिस्ट्रेट वगैरह को दी जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, परिवाद बोलते हैं। ठीक है। आपको मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आने वाले अन्य वीडियोज में मैं आपको दंड प्रक्रिया संहिता के अन्य उपबंधों के बारे में समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। उसमें हम लोग यह देखेंगे कि पुलिस के पास गिरफ्तारी करने की क्या प्रक्रिया है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार पुलिस कैसे करती है, तमाम मसलों को, तमाम पहलुओं को हम जानेंगे अच्छे से। मेरे साथ जुड़े रहिए और वेबसाइट www.coaching.in पर जरूर जाइए। इन सब का PDF जो है इस वेबसाइट पर मिलता रहता है। ठीक है। और कोई बात आपको न समझ आए या तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लें या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी अपनी शिकायत, आप अपनी तथ्यों को जो है आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना। 97 93 37 10 24। धन्यवाद, नमस्कार।